बाद का उदय। ठीक है, तो उसी टॉपिक का हम लोग तीसरा भाग आज देखने जा रहे हैं। क्या है उसमें पढ़ेंगे, क्या आज नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन ही क्या कहते, बड़ा ही पॉपुलर चर्चित शासक था जी। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन क्या था। ये ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में भी क्या होगा, ये काम देगा। ठीक है, या जो बच्चे आर्ट्स में 12th लिए हुए हैं, 12th वगैरह में पढ़ते हैं, उनके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। ध्यान से पढ़ना है। बोला गया क्या कि नेपोलियन का शासनकाल, बोला गया सबसे पहले कि जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उसने राजतंत्र स्थापित किया। हमने बोला ही था कि नेपोलियन बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बड़ा ही वो क्या कहते हैं, क्रूर टाइप का व्यक्ति था। तो नेपोलियन में सबसे पहले प्रजातंत्र था, लेकिन जब नेपोलियन राजा बना तो उसने क्या किया, राजतंत्र ले आया। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा जो कहेगा वही क्या कहते हैं, सारी प्रजा करेगी या सुनेगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर हम जो कहें, ठीक है, अगर क्या कहते हैं, किसी गांव का अगर कोई सबसे क्या कहते हैं एक नेता चुनेगा, तो नेता चुने गए तो हम अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, सब सही होगा नहीं ना होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लासेस चला रहे हैं, क्लासेस के ऑनर हम हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स होंगे, क्या हमारा कोई बंधुआ मजदूर है? तो राजतंत्र का मतलब कि अगर कहेंगे टीचर हो या स्टूडेंट हो, किसी को कहेंगे कि अरे बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, सो तो सो, जागो तो जागो। तो ये क्या था, राजतंत्र। यानी कि राजा का ही राज होगा, प्रजा का उसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। तो नेपोलियन जब आया, जब अपना राज करने के लिए, तो उसने क्या किया, प्रजातंत्र को हटा दिया, लोकतंत्र को हटा दिया, कौन सा तंत्र लाया, राजतंत्र। ठीक है, उसके बाद बोला नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जब नेपोलियन का समय आया तो इस समय क्या कहते हैं, आयात निर्यात में काफ़ी विकास हुआ। आयात निर्यात समझ में आ रहा है, यानी कि वहाँ से मतलब एक देश से सामान दूसरे देश में जाना, और दूसरे देश से क्या कहते हैं, हमारे देश में सामान आना। उधर से जाकर बैठ के देखेगा तो सुनेगा, समझेगा। क्या समझा? न तो जैसे तो खाली कनमा इसे ओढ़ले रहेगा तो कैसे होगा, कुछ सुनेगा, खाली कुछ समझ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। जगह बैग छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ कोना देख के। तो क्या बताया गया कि आवागमन होने लगा, मतलब कि देश से सामान, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश सामान का बिक्री होने लगा, और दूसरे देश से भी उसके देश में सामान का आवागमन शुरू हो गया, मतलब आयात निर्यात शुरू हो गया। ठीक है, बोला गया राष्ट्रीयवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए। क्या बोला कि जब जैसे ही पहले तो था प्रजातंत्र, अभी ले आया राजतंत्र, तो अब क्या करेगा, अपना शासन चलाने के लिए कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, मतलब उस पर युद्ध किया और उसको अपने क्या कहते हैं, कब्जे में ले लिया। अब कब्जे में ले लिया तो और उसमें क्या कहते हैं, अब हर जगह कब्जा में लेते, मान लेते हैं हर जगह हम अपना क्लासेस चला रहे हैं, तो अगर 10 को ब्रांच खोले तो 10 ब्रांच पर हम अकेले जा सकते हैं। तो चलाने के लिए क्या करना होगा, वहाँ किसी न किसी को क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा, नियुक्त करना होगा। तो इसने भी यही किया, क्या किया कि कब्जा कर लिया और किसी किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं उसमें भर्ती करवा लिया। उसका काम था कि ज़बरदस्ती क्या कहते हैं उस पर कर लो। जैसे हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रांसीसी क्रांति आई तो क्या किया गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में तो टैक्स लगता था लेकिन कम, लेकिन राज्य के भीतर सामान के आवागमन के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ये आया तो फिर से टैक्स लगाने लगा, और टैक्स ही नहीं लगाना, टैक्स बढ़ा चढ़ा के लेने लगा, मतलब कि मनमाना लेने लगा, जितना चाहा उतना मनमाना लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जब एक कानून व्यवस्था स्थापित किया तो क्या हुआ, तो बोला गया 1804 की नेपोलियन संहिता क्या थी। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1804 की नेपोलियन संहिता क्या होती है बताएं, या बोलेगा नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नागरिक संहिता कब लागू हुआ, कब था, ऐसे 1804 बोलबा ना। आगे की ओर चलते हैं, इसे 1804 में लागू किया। किसे लागू किया 1804 में, नागरिक संहिता। उसके बाद बताया गया इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया
इसने न केवल न्याय के समझ समानता स्थापित की बल्कि समाप्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया, संपत्ति के अधिकार को भी क्या किया, सुरक्षित किया। जैसे कहने का मतलब होगा कि बाप का संपत्ति पे केकर हक, बेटा के हक। बेटा के हक नहीं होता है हमारे भारत में, पोता के हक होता है। बाप के संपत्ति पर हमारे बिहार में बेटा के हक नहीं होता है, पोता के हक होता है। ठीक है, एक तरफ बेटा बेचेगा और एक तरफ पोता बेचेगा तो केकर लिखल सही होगा, पोता के लिखल सही होगा। हमारे बिहार में बाप की संपत्ति पे किसका हक होता है, पोता पे। यानी कि हमारा संपत्ति अगर है तो उस पर हमारे बेटा का हक पहला नहीं है, हम पहला हक किसका है, पोता के। इसीलिए कहा जाता है गांव में मूर्ख से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मूर्ख बेटा है और सूद कौन है, पोता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इससे क्या हो गया कि अधिकार समाप्त हो गया। अब क्या करेगा, बेटा जो था वो मनमानी नहीं करेगा, सोचेगा कि बाबूजी की संपत्तियां हमरे, नहीं, ज़्यादा छटपटाओगे तो दूसरा कर दे देंगे, ज़्यादा अलबलाओ नहीं। आज भी ऐसा होना चाहिए कि अगर क्या कहते हैं नेपाल वाले तरह क्षेत्र में चल जाओगे, एक होता है दया छाड़, एक होता है मिता भाग। दया छाड़ का मतलब, दया भाग होता है कि जैसे कहने के मिता छाड़ की मतलब जन्म लिए तो हम जिस जन्म लिए उस खानदान में हमारा हक हो गया। लेकिन दया भाग का मतलब होता है कि अगर क्या कहते हैं हम, हमारा संपत्ति है तो हम जिसको चाहेंगे उसको बेच देंगे, जिसको चाहेंगे उसको देंगे। हम चाहेंगे कि बेटा के ना दें तो नहीं देंगे, चाहेंगे कि पोता के ना दें तो नहीं देंगे, जिसको चाहेंगे किसी गरीब को दे देंगे। फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि हम अपने जायदाद जो है, हम अपनी संपत्ति जायदाद से तुमको बेदखल करते हैं, तो वहाँ पे बेदखल कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या कर सकते हैं, बेदखल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी किया गया। अब इसकी विशेषता क्या थी, 1804 की नागरिक संहिता जो लागू हुई, इसकी विशेषता क्या थी हम लोग देखेंगे। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। यानी कि जन्म जैसे ही, अगर जैसे कि जन्म से आधारित क्या होता है कि जैसे ही आप जिस खानदान में जन्म लिए, हम आप कोई भी जन्म लिए उस खानदान का क्या कहते हैं, आपको आधार कार्ड बन जाएगा कि आपके पापा का नाम ये है, आपका बेटा क्या कहते हैं, आपके दादा ये है, इस खानदान से हैं, आपको उस नाम, उस गांव, उस घर का क्या होगा, सरनेम लग जाएगा। तो उसको क्या किया गया, उस तरह के कुछ अधिकार थे कि जन्म से जैसे ही जन्म लेगा तो उसके खानदान की संपत्ति पे हक हो जाएगा। ये वाला हक क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा कि कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। समानता एवं संपत्ति क्या था, तो समानता एवं संपत्ति क्या था कि जैसे कि सब पर बराबर, यानी कि घर के संपत्ति है तो घर के संपत्ति पर क्या कहते हैं, बेटों के हक होगा, बेटियों के हक होगा, बाबूजी के हक होगा। मतलब अगर हमारे पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा में क्या कट्ठा, 20 कट्ठा, बिल्कुल सही। और घर में क्या कहते हैं 20 गो सदस्य है तो सबको क्या कट्ठा मिलेगा, 1-1 कट्ठा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा। फिर बोला गया प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। मतलब 1804 की नागरिक संहिता जब लागू हुआ तो प्रशासन जो था उसको, व्यवस्था को भी क्या किया गया, सुधारा गया। कोई है क्या, नहीं ना। तो बोला गया है क्या, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। फिर बोला गया सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर किसानों के भू दासत्व एवं जागीरदारी शुल्कों को से मुक्ति। किसानों को जो भू दासत्व मतलब भूमि पर जो टैक्स लगता था उससे क्या कहते हैं, मुक्ति मिली। दूसरा क्या है, जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति हुई। जागीरदार मतलब जमींदार वगैरह जो होता था ना, कि आप खेत में जोते और क्या कहते हैं जमींदार उसका हक ले जाए, तो तुम जोते तुम्हारा होना चाहिए ना, तो वो जमींदार लेता था, तो ये भी शुल्क उसने माफ किया। तो कुछ नेपोलियन ने अच्छा किया, कुछ उसने बुरा किया। ठीक है, तो अच्छाई भी है बुराई भी है। जब मतलब नागरिक संहिता लागू हुआ तो कुछ फायदे हुए। पहला इसका अगला है क्या, शहरों में कारीगरों की श्रेणी को, संघों को, नियंत्रण को हटा दिया गया। मतलब बोला गया है कि शहर में जो कारीगर की श्रेणी संघ थे, मतलब कि वहां पर ग्रुप चलता था। जैसे होता है ना, कहीं पे काम करते हैं तो एगो सुपरवाइजर है, डायरेक्ट मालिक से वो पैसा नहीं लेगा, सुपरवाइजर उसको पैसा लेगा। ठीक है, मालिक से लिया पर मजदूर 500 रुपया और वर्कर को दिया 400 रुपया, 100 रुपया जेब में। तो बीच में क्या हुआ, वो श्रम संघ हट गया तो डायरेक्ट मालिक से मजदूर मिल गया। इससे क्या हुआ, उसका शोषण भी कम हुआ और उसको अपनी मजदूरी बराबर मिलने लगी। तो नेपोलियन ने भले प्रजातंत्र को हटा दिया, राजतंत्र लाया, लेकिन कुछ मुद्दों पर क्या है, अच्छा हुआ। जैसे कि भारत देश में अगर बोला जाए कि क्या कहते हैं, अंग्रेज आया
तो अंग्रेज ने शोषण किया, सही बात है, उसने बहुत तरह का दिक्कत डाला, फिर भी सही बात है, लेकिन कुछ अच्छाई भी तो आया यहाँ पर। अच्छाई ऐसे रोड सड़क वगैरह बना तो ये भी हुआ, रेलवे वगैरह आया तो ये सारी सुविधाएं भी आई। अब आते हैं कि इसके अंदर पढ़ते हैं कि जागीरदारी क्या होती है, कि पूछा जाएगा, क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ देगा कि जागीरदारी से आप क्या समझते हैं। तो बोला गया है क्या, इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जागीरदारी प्रथा क्या थी कि अगर कोई किसान हो या कोई बिजनेसमैन हो, अगर कोई जमींदार हो, खेत में कुछ उपजाता है या कोई कंपनी खोले हुए कुछ पैसा कमाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कुछ हिस्सा किसको देना होगा, तो जागीरदार होता है। जागीरदार मतलब सरकार होता है, सरकार को देना होता है। जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, खेत उपजाते, खेतों में धान उपजाते हैं, खेत करते हैं, तो हम लोग जिसका जमीन है उसको क्या मिलता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। किसका टैक्स देना पड़ता है, जमीन का टैक्स देना पड़ता है। जब रसीद कटवाओगे ना, खेत का रसीद कटवाओगे तो उसमें टैक्स लगता है। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो व्यक्ति खेत में क्या होता है, खेती करता था, फसल उगाता था, या उद्योगपति द्वारा कोई भी वस्तु का निर्माण करता था, तो उसका कुछ हिस्सा या कुछ प्रॉफिट जो होता है जागीरदार को देना था। जैसे कि आज हम लोग कमाते हैं पैसा, तो नियम है कि इतना लाख से ऊपर अगर पैसा कमाएंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से वहां भी टैक्स की प्रथा लागू हुई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कि अगर पूछा जाए कि जागीरदार क्या है, तो जागीरदार एक तरह का क्या कहते हैं, सरकार है, जहां पर जमींदार हो या कोई उद्योगपति हो या कोई किसान हो, अगर कुछ व्यापार में प्राप्त करता है, किसान अगर कुछ खेत में प्राप्त करता है, तो उसका कुछ हिस्सा किसको देगा, सरकार को। और जो पैसा टैक्स देने की जो प्रथा है उसे ही क्या कहते हैं, प्रक्रिया, उसी को क्या कहते हैं, जागीरदारी। जागीरदारी कोई व्यक्ति नहीं है, जागीरदारी क्या है, एक प्रथा है जिसके तहत किसान, उद्योगपति, जमींदार जो भी कमाता है उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देगा। किसको देगा, सरकार को देगा। सरकार किसका था, नरेंद्र मोदी के, नेपोलियन के ना, हम कहें कि नरेंद्र मोदी के सरकार आ जाएगा। अब आते हैं रूढ़िवाद क्या होता है। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। रूढ़िवाद का मतलब क्या समझते हैं, रूढ़िवाद का मतलब होता है क्या, कि अगर देखो, चलो हम लोग एजुकेशन में ही समझते हैं रूढ़िवाद क्या, नियम क्या होगा कि सर क्या करेंगे, पहले का नियम क्या था कि सर आएंगे, किताब लेंगे, किताब हाथ में लेके बोलेंगे, लइकन लिखेगा, ठीक है। तनी मानी कोई हल्ला होगा तो बीच में कहेगा कि चुप रहो रे, तो सब लइकन चुप हो जाएगा, फिर धीरे धीरे गुनगुन 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 आवाज होगा, फिर कुछ देर के बाद चुप रहो रे, ज्यादा हुआ चीर के तो 2-4 हाथ मारेंगे, फिर कहेंगे याद करके आना, बिहान होके कोई याद नहीं करेगा, कोई कहेगा कि पेट दर्द कर रहा है, कोई कहेगा कि माथा दर्द, कभी एक आध डंडा पीटा जाएगा। ये था पुराना समय। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ 10वां के बच्चे सिर्फ और सिर्फ कौन चीज की पढ़ाई करते थे, मैथ और साइंस की। लेकिन धीरे धीरे बदला, सबसे पहले तो खाली मैथे का होता था, फिर साइंस पढ़ने लगा, अब सारा सब्जेक्ट होता है। तो ये समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। आज क्या है कि अब हम लोग जैसे यहीं पे हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट टीवी डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस कर रहे हैं। उस समय था तो सर लिखते थे, यहाँ पर सर लिखले हैं, तो क्या हुआ, समय बदलाव आ रहा है ना। तो रूढ़िवादी क्या होता है प्रथा, कि जो हम लोग दादा परदादा पूर्वज हमारे जो तकनीक अपना रहे थे, उसी तकनीक को आज अपनाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। जैसे कि अगर कोई खेत अगर जोतता है किसान, तो पहले किसान कैसे खेत जोतता था, हल से, बैल से, और अपने हल बैल लग जाता था तो जोता जाता था, हल बैल की मदद से किसान जोतता था, ठीक है। और जिसके पास हल बैल नहीं है वो क्या करता था, खुद से जोता था, खुद से, मुड़ी से, कुदाल से कोड़ता था, है ना। अरे दोनों में इंसान तो रहबे करता था, लेकिन एगो हल एगो बैल का उपयोग करता था। और पहले तो ऐसा भी होता था, चले जाओगे दक्षिण साइड में, कुछ चले जाओगे जहानाबाद साइड में, तो उधर क्या होता था, बैल नहीं भैंसा से यूज करता था, भैंसा से भी खेत जोता था, भैंसा से भी खेत जोता जाता है, नहीं देखे हो तो कभी कभी भैंसा से भी खेत। दक्षिण साइड में चले जाओगे ना, जहानाबाद ये सब एरिया में, गोया सब साइड एरिया में, तो वहाँ पर भैंसा से भी लोग खेत को जोतते थे। आज भी बहुत देहात में जोता जाता है। तो वो पुरानी सभ्यता है, पुराना समाज है। आज क्या है, लोग ट्रैक्टर से जोतता है। पहले खेत में क्या होता था, फसल होता था तो हंसुआ से काटता था धान,
ठीक है। आज एक बार मशीन लगाया था, गुर 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 एकदम क्लियर, एक दिन में 2-4 बीघा 10 बीघा 100 बीघा खत्म। तो समय बदल रहा है, तो जो पुरानी तकनीक को अपना रहा है उसी तकनीक का मदद से अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसे व्यवस्था को क्या कहते हैं, रूढ़िवाद व्यवस्था। कोई दिक्कत? और नया तकनीक को अपना रहा है उसको क्या कहेंगे, आधुनिक व्यवस्था। ठीक है, अगला आते हैं 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद क्या था। तो बोला गया है क्या, 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत, 1815 में नेपोलियन क्या कब हुआ, कोई पूछेगा कि नेपोलियन कब हारा, तो 1815। ठीक है, तो हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। यानी कि अब कोई दूसरा सरकार आया तो पुराना सरकार आएगा, बुजुर्ग सरकार आएगा तो पुराने तकनीक अपनाएगा, नया तो नहीं आएगा। अगर कोई हमारे समाज में हमारा कोई मुख्यमंत्री बूढ़ा बन जाए, ठीक है, तो वो कहेगा पुराने सिस्टम अपनाएगा। लेकिन कोई नया अगर प्रधानमंत्री का युग और वो यंग हो तो नई तकनीकों को अपनाएगा। ठीक है, तो जब बना तो क्या कहते हैं, फिर से नेपोलियन घटा तो क्या कहते हैं, पुरानी तकनीकों को अपनाया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, मतलब कि वह पुराना तकनीक को ही लेने चला। यानी कि रूढ़िवादी व्यवस्था कब से लागू हुआ यूरोप में, 1815 के बाद। कब से, ऐसे भी कह सकते हैं कि नेपोलियन के हार के बाद। ठीक है, उसके बाद बताया गया, इसके बाद यूरोपीय सरकार बधाई दिए। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को खत्म कर दिया गया, और जिसके लिए एक समझौता किया जिसे क्या नाम, वियना समझौता या वियना संधि है। कभी कभी पूछा जाएगा कि वियना संधि क्या है, तो वियना संधि क्या है, जब नेपोलियन का सरकार था और नेपोलियन हार गया, तो हार के बाद जो नई सरकार आई तो उसने एक संधि बनाया जिसमें नेपोलियन के समय जितने भी समझौते थे सबको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, और क्या कहते पहले से जो चल रहा था उसी को लागू कर दिया गया। एक समय की बात है, आप लोग को याद नहीं था होगा, एक समय इलेक्शन हुआ बिहार में, तो नीतीश कुमार को बहुत कम वोट मिला। तो नीतीश कुमार कहा कि हट, तब हम क्या कहते हैं, जिद्दी आदमी थे, वो कहे कि हट, तब हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, रिजाइन मार दिए। और किसको बना दिए मुख्यमंत्री, ना लालू यादव को, जीतन राम मांझी को बना दिए। जीतन राम मांझी अब क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बन गया। जीतन राम मांझी क्या किया, लगा अब काम करने, ये वाला चीज होगा, ये लागू हो जाएगा, ये लागू, बहुत चीज लागू कर दिया। अब देखा नीतीश कुमार सोचे कि अरे ही रहेगा ना, तो ये तो क्या कहते हैं, अब कहीं हमरा नहीं बने देगा, इसको हटाओ जल्दी, नहीं तो फिर हम तो खीस में गलती करिए दिए, लेकिन उस गलती को सुधारा जाए। फिर क्या कहते हैं, इलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी हट गए और फिर से बन गए मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार सबसे पहले मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या किए, वो कहे कि जीतन राम मांझी जितना भी नियम कानून लागू किया है ना, सबको रद्द किया जाता है, वो सब कुछ नहीं रहेगा, जो पहले से चल रहा था वही रहेगा। तो वियना संधि में वही हुआ कि जो पहले नेपोलियन जो बदलाव लाया वो सारा बदलाव रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो पहले चल रहा था वही चलेगा। बात समझ में आया? अब आते हैं वियना कांग्रेस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति के प्रतिनिधित्व में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसके अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। बोला गया है क्या कि वियना कांग्रेस के द्वारा क्या कहते हैं 1815 में क्या किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया। 18 जैसे कि नेपोलियन हारा तो क्या कहते हैं, एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रसा के, ब्रिटेन के, रूस के, ऑस्ट्रिया के, हर जगह के क्या जो मजबूत शक्ति थी यूरोप के, उसको क्या, जैसे एशिया महादेश है तो इसमें बहुत सारे देश है, तो वहां भी जो मजबूत शक्ति थी, मजबूत देश थे, वो सबका क्या किया गया, मीटिंग किया गया। और जिसकी अध्यक्षता किसने की, ऑस्ट्रियन ने की। ठीक है, जिसका नाम क्या था, चांसलर ड्यूक मेटरनिख। इसने क्या की, अध्यक्षता की, कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। और इसने क्या किया, एक संधि का निर्माण किया, एक संधि बनाया, और उस संधि में जिसे हम लोग वियना संधि के नाम से जानते हैं, उस संधि के तहत नेपोलियन के द्वारा जितने भी समझौते किए गए थे, जितने भी
क्या कहते हैं बदलाव किए गए थे उसको स्थगित कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया, और जो पुरानी तकनीक थी उसी को अपना लिया गया। कौन सी तकनीक? रूढ़िवादी तकनीक को अपना लिया गया, पारंपरिक तकनीक को अपना लिया गया। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे भी पूछेगा कि क्या कहते हैं इस वियना संधि के तहत कौन से क्या कहते हैं निर्णय लिए गए, प्रमुख निर्णय लिए गए। तो पहला निर्णय क्या था कि पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। यानी कि जहां पर फ्रांस का जो बॉर्डर था वहां पर छोटा छोटा बहुत सारा राज्य बना दिया गया कि जिससे कि वह क्या कहते हैं ज्यादा अपना एरिया नहीं बढ़ाए। दूसरा क्या क्या बदलाव कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जो नेपोलियन के समय हटा दिया गया था उसको फिर से लाया गया फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, क्योंकि वो एक समाज में बदलाव ला रहा था, तो कहा कि नहीं इसको फिर से लाओ, ये अच्छा काम कर रहा था। अगर मान लेते हैं अगर मोदी सरकार है, ठीक है, मोदी सरकार है, अभी क्या कहते हैं मोदी जी का चहेता है कौन है? गृह मंत्री जी अमित शाह, ठीक है, राजनाथ सिंह, 2 को सहायता है। अभी क्या कहते हैं बीजेपी का सरकार खत्म हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब हट जाएगा। लेकिन फिर से क्या कहते हैं बीजेपी का सरकार आएगा तो भाई मोदी जी का चहेता आदमी कहेगा ना कि ना इसको भी लाओ, इसको भी लाओ, तो जिसको चाहेगा वो ले आएगा। तो इसका चहेता आदमी फिर से क्या कहते हैं इसको ले आया, जिससे कि फिर से क्या कहते हैं पहले वाला सुख शांति आ जाए। तीसरा बदलाव क्या है? तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। लेकिन क्या कहते हैं प्रजातंत्र जो हटा था और राजतंत्र लाया था कौन? नेपोलियन। तो इस समझौता के दौरान क्या कहते हैं फिर से प्रजातंत्र नहीं आया, राजतंत्र था और राजतंत्र ही रह गया। मतलब मनमानी मतलब चलते रहा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो प्रजातंत्र था, नेपोलियन आया तो राजतंत्र लाया, लेकिन तब चाहिए था ना कि पुराना वाला तकनीक है तो इसको फिर से प्रजातंत्र कर दो। लेकिन इसने अपना राज स्थापित करने के लिए राजतंत्र को फिर से प्रजातंत्र में नहीं बदला, जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इस समझौते की संधि की विशेषता क्या है? ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं आपका 3 नंबर में पूछेगा कि वियना संधि की विशेषता बताएं। तो वियना संधि की पहली विशेषता थी फ्रांस में बुब राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। दूसरा बताया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में कई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम रखना, यानी कि पुरानी तकनीक को वियना संधि लाने का मुख्य मुद्दा यही था कि पहले के तकनीक सब रहेगा, नया कुछ भी नहीं आएगा। फिर फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। अब फ्रांस के नेपोलियन का राज था तो फ्रांस का भी राज बुरा दम वाहवाही था। अब नेपोलियन खत्म तो क्या कहते हैं फ्रांस का भी हालत खराब हो गया, तो वो भी अपना छोड़ दिया। अब फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए नए राज्य की स्थापना की। अभी ने बताया कि फ्रांस फिर से अपना सर नहीं उठाए, इसके लिए छोटे छोटे उसके सीमा पर बॉर्डर पर क्या कहते हैं छोटे छोटे राज्य स्थापित किया गया, जिससे कि उसके हर एक्टिविटी को देखा जाए और उसको आगे की ओर बढ़ने नहीं दिया जाए, उसकी सीमा को बढ़ाने में रोक लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी क्या कहते हैं वियना संधि की विशेषता थी। अरे 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 बड़ा तेजी से भागा रहे, किसको देख के भागा? न पढ़े के मन है क्या करो? ये तो हो गया था ना। यूरोप में क्रांतिकारी बदलाव क्या था? यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। अब देखो नेपोलियन चला गया, पुरानी सभ्यता आई, तो कुछ लोग कहेगा ना कि एकरा से अच्छा तो नेपोलियन ठीक था, ये कम से कम कुछ तो बदलाव लाया था, विकास तो कर रहा था। ये आया और लगता है पुराने तकनीक को अपनाए हुए। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे देश में अभी किसका सरकार है, बीजेपी का कि कांग्रेस का? बीजेपी का सरकार है, तो हम लोग कहें कि उब गए, चलो मोदी जी को हटाओ, अब कांग्रेस को लाओ। अब कांग्रेस को लाएंगे तो कांग्रेस आओ पुराने तकनीक अपना, विकास को हम रोक देगा, तो कहेंगे ना जी कि एकरा से अच्छा तो क्या कहते हैं मोदी जी थे, बीजेपी ही ठीक था, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे यूरोप के में जो बदलाव नहीं हो रहा था, पुरानी तकनीक आया तो उससे चिढ़े हुए थे, काफी चिढ़े हुए थे। तो कुछ युवा लोग ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर अंदर ही अंदर क्या किया, एक ग्रुप बना लिया।
और धीरे धीरे कहा कि ना इस क्या कहते हैं, इसके सारे नियम को हटा देना, इस सरकारें के गिरा देना है। ठीक है, तो उसने एक खुफिया समाज का निर्माण किया जिसका मुख्य मकसद क्या था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। राष्ट्रवाद क्या होता है, हमने बताया था कि देश के प्रति प्रेम को दर्शाना, देश के विकास के लिए सोचना, यही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। फिर वियना संधि का विरोध करना, जो पुरानी सभ्यता थी उसका विरोध करना है। और तीसरा क्या था, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, यानी कि जो देश में राजतंत्र था उसको हटाना और कौन सा तंत्र लाना, स्वतंत्रता लाना, जिसे हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा का राज होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। अब भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। अब सिंपल है कि अगर क्या कहते हैं कोई विद्रोह होगा, अगर लड़ाई होगा तो सबसे पहले खाना पानी की दिक्कत होता है, सबसे पहले पैसा की दिक्कत है, पैसा की दिक्कत तो भोजन की दिक्कत। ठीक है, तो बोला गया भूख, कठिनाई और जन विद्रोह क्या था, तो 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। यूरोप के लिए अगर कोई पूछे कि यूरोप साम्राज्यवाद में या यूरोप में कठिनाइयों का महान साल कब कहते हैं, किस वर्ष को कहते हैं, तो 1830 को। ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछेगा जी। अब इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है हम लोग देखेंगे। पहला, जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या तेजी से बढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिया। अब सिंपल है कि गांव में अगर पेट नहीं भरेगा तो शहर में जाएंगे ना जी। हमारे गांव समाज से लोग जो क्या कहते हैं गांव में रहते हैं उसको रोजगार नहीं मिलता, रोज काम नहीं मिलता, तो क्या करता है, दिल्ली तो मुंबई तो क्या कहते हैं दमन, कहाँ कहाँ कमाने जा रहा है ना। तो बोला गया है क्या कि उसको जनसंख्या में वृद्धि होना हुआ। दूसरा कि वो सब लोग जो बेरोजगार थे, भूखमरी में थे, वो क्या कहते हैं शहर की ओर अपना रुख कर दिए। अगला कि बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी बहुत कस के आया। और उसके आगे गरीबी वृद्धि। जब बेरोजगारी आएगा, भूखमरी आएगा तो गरीबी तो है नहीं है, गरीबी आया तब ना ही सब आया। तो एक गरीब आदमी तो भूखे मरबे करेगा, पैसा का दिक्कत होबे करेगा। यहाँ बोला गया इन सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गया, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां क्या कहते हैं बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए। फिर उसके बाद सड़कों पर उतर गए, जगह जगह अवरोध लगाया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। जैसे कि क्या हुआ कि जब नेपोलियन क्या कहते हैं हार गया 15 के समय, उसके बाद नई सरकार आई, नई सरकार ने पुरानी तकनीक को अपनाया, परंपरागत किया, प्रजा राजतंत्र ही रहने दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समाज का विकास रुक गया। अब रुक गया, नया कंपनी नहीं खुलेगा, नया विकास, जैसे कि हमारे बिहार में विकास नहीं होता। इसका कारण क्या है कि इस देश में क्या कहते हैं, इस राज्य में क्या हो रहा है, नई कंपनी नहीं खुल रही है, नया नया कंपनी खुले। अगर हम लोग गौरी चक के व्यक्ति अगर क्या कहते हैं दिल्ली और दमन कमा के जा रहे हैं, या बिहार का लोग दिल्ली या दमन कमाने जा रहा है, क्यों, अगर बिहार में रोजगार मिल जाए, घर में रोजगार मिल जाए, क्यों बाहर जाएगा, तो रोजगार का दिक्कत है। तो बेरोजगारी छा गया, बेरोजगारी से गरीबी छा गया, गरीबी आया तो भूखमरी आया, लोग परेशान हुए। और लोग जब परेशान हुए तो एगो आम जनता जब एक बार पूरे जुट से कागज से लड़ जाता है तो दुनिया बदल देगा। ये तो सरकार क्या चीज है। ठीक है, तो अंत में सरकार पर बहुत प्रेशर हुआ और सरकार ने क्या किया, ऊब के चीर के अपना प्रेशर से कहा कि अब गणतंत्र राज्य है। भाई सब कोई, गणतंत्र मतलब गण मतलब जनता, यानी कि लोकतंत्र गणतंत्र हो गया। अब सबका अधिकार होगा, राजा राजतंत्र नहीं रहेगा। अब गणतंत्र के बाद कानून में क्या बदलाव किए गए वो भी हम लोग देखते हैं। नेपोलियन के समय क्या था कि गरीब लोग जो है वोट नहीं देगा, अमीर लोग वोट देगा ना जी। लेकिन यहाँ पर क्या आया, कानून बदलाव आया। कानून में पहला बदलाव आया वोट देने को लेकर, 21 साल से अधिक उम्र के लोग वोट डालने का अधिकार, यानी 21 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो होगा या 21 साल जिसका हो गया वो वोट दे सकता है। अब कहेगा तुम कि क्या कहते ना सर 18 साल कहाँ पर, 21 साल कहाँ पर, यूरोप में है ना। तो हमारे भारत में कितना साल से वोट देता है, 18 साल से। किसको किसको 18 साल हो गया, 18 साल का मतलब होता है कि बच्चा जवान हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग जवान नहीं हुए हैं, है ना। कोई चांदनी बोले कि हम जवान हैं,
है ना? नंदिनी नंदिनी बोल रही है, नंदिनी तो बुरी हो गई। ठीक है, तो 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। भारत में जैसे कि 18 साल से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार था। उसके बाद सभी नागरिकों को काम से अधिकार की गारंटी दी गई। मतलब उसको काम और अधिकार, यानी कि अगर वो काम करेगा तो उसका वो पैसा लेगा, मिलेगा। फिर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, यानी नए नए कल कारखाने खोले गए। फिर उसके बाद इन सभी को धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। अब सिंपल है, सबसे भारी चीज हुआ कि कंपनियां खुलने लगी, कारखाने खुलने लगे, तो बेरोजगारी तो खत्म होगा। अब बेरोजगारी खत्म होगा तो गरीबी भी खत्म होगा। तो इस तरह से गरीबी भी खत्म हुई। कब? जब गणतंत्र घोषित कर दिया गया। कहां पर? यूरोप में। किसके हारने के बाद? नेपोलियन के हारने के बाद। कि परंपरागत खड़ा था, नेपोलियन के हारने के बाद तो परंपरागत रूढ़िवादी चला था, है ना? ध्यान दीजिए। अब आता है नारीवाद। स्त्री क्या होता है? तो पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार को हितों का बोध नारीवाद होता है। जैसे देखो, एक समय की बात थी, आज तुम लोग आके क्लासेस में पढ़ रहे हो, ठीक है? एक समय की बात थी, लड़कियों को कहा जाता था कि देख लड़की है, घरे रह, मत पढ़। लड़की पढ़ के का कर में, तोरा तो चूल्हे चौका चलावे के हो, ठीक है? बेलने डोलावे के हो, देखो कह दी बेलने डोलावे के हो, ठीक ना? तो ये हमारे समाज का क्या कहते, बड़ा ही क्रूर नीति है, क्रूर सोच है। आज हमारे समाज में जितने पुरुष भाग ले रहे हैं, उतनी क्या कहते स्त्रियां भी भाग ले रही है। आज देखो ना पेपर में, हर साल बिहार बोर्ड में 10वां में, CBSE बोर्ड के 10वां में, इंटर में, सब जगह टॉप कौन कर रहा है? लड़का की लड़की? लड़की कर रही है। लड़का पढ़ ही नहीं रहा है तो लड़की क्या कर, टॉपे करेगी। अभी देखे ना जी कि एकदम टेढ़ी आए लगा, कहा कि लेट से हम गए तो निकलो तो विदा को, ज़्यादा लफुआ लफंदर के मेरे यहाँ कोई बात नहीं है। अगर पढ़े वाला है तो उसको खूब पढ़ाएंगे, ना पढ़े वाला के कोई हमारा ही बात नहीं है, तुरंत विदा करो। तो हमारे समाज में नारीवाद का मतलब क्या हुआ कि यूरोप के समय की बात की जाए तो नारीवाद का मतलब कि जो नारियों का, जो पहले के समय में क्या होता था, नारियों को पैर की जूती समझता था लोग, मतलब उसको कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं देता था। लेकिन हमारा इतिहास कहता है कि जिसके घर में, जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है, वो घर और समाज वो आगे जाएगा। जिस घर में स्त्री का इज्जत होता है, शास्त्र भी ये कहता है, इसी से घर में स्त्री का क्या कहते हैं, इज्जत होता है, मान सम्मान मिलता है, वो घर क्या होगा, बहुत आगे जाएगा, वो विकास करेगा। क्योंकि महिला ही किसका रूप है? लक्ष्मी माता के रूप है। शक्ति माता के ना, शक्ति का भी रूप महिला ही है, क्या कहते, ज्ञान का भी रूप महिला ही है, और माल पानी का भी रूप क्या है? लक्ष्मी माता है। तो काहे लक्ष्मी माता को ना पूछते हो? तो घर की क्या कहते हैं, जो बहनें हैं, काहे रे गौरव, तो निसाब जाके घरे जाके जब बहन से लड़ाई करते हो, लड़ाई मत करना, इज्जत करना, कहना कम से कम बड़ बहन के दीदी कहल करो, कम से कम इतना तो इज्जत दो यार। लेकिन तो सब उतनो नहीं कहते हो। किसको किसको घर में क्या कहते हैं? छोटा भाई दीदी कहता है, केकरो नहीं आज तेरी जा, ये भारी फेरा है। तो भाई हम कहे ना, आज से कम दीदी कहना शुरू करो। सबको कह रहे हैं, जिसकी बड़ी बहनें हैं उसको इज्जत करो, क्योंकि नारी जो होती है शक्ति है, नारी ही क्या कहते हैं दुर्गा है, नारी ही लक्ष्मी है। तो नारी का इज्जत करो। तो नारीवाद स्त्री का मतलब क्या हुआ कि नारियों के सम्मान के लिए, उसके विकास के लिए विचारों को लाना, उसके विचारों को क्या कहता है, उनका उत्थान करना ही क्या कहलाता है? नारीवाद। यानी नारी के हित के बारे में सोचना। अगर एक लाइन में पूछा कि नारीवाद क्या है, तो ऐसी नीति जिसमें नारी के हितों के बारे में सोचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। अगला है विचारधारा। विचारधारा क्या होता है हम लोग समझेंगे। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों को क्या कहते हैं? विचारधारा कहते हैं। विचारधारा को हम लोग समझेंगे क्या होता है। विचारधारा का मतलब कि हर व्यक्ति अपना सोचता है। कोई कहता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, कोई कहता है महिलाओं को ना बढ़ाओ, कोई कहता है कि क्या कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है, कोई कहता है पढ़ लिख के क्या करबे, यही ना बोला जाता है। तो कहने का मतलब हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोच है।
तो जो किसी व्यक्ति की अपनी जो सोच होती है, जो विचार होती है, उसी के सामूहिक रूप को एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, जिसे क्या कहते हैं, विचारधारा। ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, लेकिन बस समझिए, क्योंकि बिना समझे हुए आगे नहीं चल सकते हैं। और बार बार जितने लोग जो घड़ी देख रहे हैं, कितना बज रहा है, 6 ना हुआ है, 7 बजे तक अंधेरा होता है। घरे जाके कौन लड्डू ना लूटे के है, पढ़ लो, ठीक ना। तो सब भी आता है, हम नहीं थकते हैं, तुम लोग थक जाता है, पढ़ो ना। तो बोला गया है जर्मन का एकीकरण। तो बोला गया है 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मन एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं कर पाए। 1848 में यूरोपियन सरकार जो थी वो चाही कि जर्मन में क्या कहते हैं, सबको एक कर दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। आज के समय में पूरे समाज को एक करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। अभी चलो ना, अगर कहे जाए अभी इलेक्शन में के लिए अगर किसी व्यक्ति को चुनो, तो कहोगे ना कि नीतीश कुमार अच्छा है कि क्या कहते हैं उधर लालू यादव अच्छा है, तो कुछ कहेगा नीतीश कुमार कहेगा, कोई कहेगा लालू यादव, कोई तीसरों के नाम ले लेगा, है ना, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम ले लेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबका अपना अपना सोच है, और जो बोल रहा है इसके हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमारे हिसाब से सही है, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे हिसाब से। हर व्यक्ति का अपना एक सोच होता है, अपना एक विचारधारा होता है, और अलग अलग विचारधारा होने के कारण ही 1848 में जो एकीकरण का प्रादुर्भाव किया गया, शुरुआत किया गया, वो सफल नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोला क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा था। कहा गया क्या कि ये इसलिए नहीं सफल हो पाया क्योंकि क्या कहते हैं, लोग जो थे वह क्या कहते हैं, राजशाही के कारण, फौज वगैरह के डर से कुछ कोई बोल नहीं पाता था। अगर हमारे समाज में जाए और क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाए कि फलाना कैसा है, तो अगर वो कमजोर और गरीब है तो उसके बारे में तुम कुछ बोल दोगे, लेकिन कोई पैसा वाला और अमीर ताकतवर व्यक्ति है उसके बारे में बोले ला कहोगे ना, तो उसके समझ में है कि वो गलत है, लेकिन अगर बोलने के लिए कहोगे तो कि ना ना हम ना जानते, ये सब फेरा में नहीं पड़ते हैं, ये ना कहता है, क्योंकि लोग उससे डरता है, सोचता है कि उसके कानों तक चल जाएगा तो कल हो के हमरा बड़ी तंग करेगा, बड़ी परेशान करेगा। तो उसी प्रकार से राजशाही होने के कारण और फौज की ताकत के कारण लोग खुल के किसी के सामने नहीं आ रहे थे, जिसके कारण एकीकरण नहीं हो पाया। कोई पूछेगा कि जर्मनी में एकीकरण सफल ना होने का कारण क्या था, तो पहला राजतंत्र का होना, दूसरा फौज की ताकत से डरना, जिससे कि सभी लोगों का अलग अलग विचारधारा था, यानी कि विचारधाराओं का अलग अलग होना, यह भी एक कारण था। उसके बाद प्रसा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेगा। उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। ठीक है, बोला गया है क्या कि जब वहां से जर्मन लोग ने किया तो संभव नहीं हुआ, तो प्रसा जो था वो कहा कि तो तुम थक गए ना, तो लोगों अब हम क्या कहते हैं, एकीकरण करके दिखाते हैं। और उसके उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क थे। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, आगे की ओर चलते, प्रसा एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के नेतृत्व किया। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन किस देश ने किया, प्रसा ने। कौन थे, तो ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है क्या कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और फ्रांस के 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब कि अब यह अलग अलग देश से लड़ाई करते गया, युद्ध करते गया, उसको जीतते गया और अपने देश में मिलाते गया, और मिलाते जब सब एक हो गया तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी कि प्रसा देश अंततः जो कहा वो पूरा करके दिखाया, और यूरोप में एकीकरण की जो प्रथा लागू होनी थी वो क्या हो गया, संपन्न हुआ, पूरा हो गया। अगला आते हैं, आगे की ओर चलते हैं, क्या कहा गया। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। अब सिंपल है कि जब क्या कहते हैं उसने सब देश को मिला दिया तो वहीं का राजा हुआ, और सबसे ताकतवर देश कौन हो गया, प्रसा हो गया। ठीक है, यानी कि अगर कोई पूछा जाए कि जर्मनी का क्या कहते हैं, या यूरोप के एकीकरण के बाद सबसे ताकतवर देश कौन था, प्रसा था। ठीक है, फिर नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्था की आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी कि जब नया
देश बना, नया राज्य बना, तो क्या कहते हैं, वहां पर आधुनिकीकरण किया गया। मतलब पैसे का लेन देन, बैंकिंग सुविधा, नया नया व्यापार, नया नया औद्योगिकरण, बिल्कुल सब कुछ नया नया। मतलब कि आधुनिकीकरण करने का मतलब नई नई तकनीकों को अपनाया जाने लगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, एक घर, एक परिवार, एक देश अगर एकजुट हो जाए तो उस देश का, उस घर का, उस परिवार का विकास होगा। अगर 4 भाई है और चारों भाई अलग अलग हो जाए तो उस घर का विकास नहीं होगा। लेकिन चारों भाई गरीबी अवस्था में है, लेकिन अगर मिलजुल के रहता है तो उस घर का विकास होगा। इसीलिए कहा ही गया है, एकता में क्या होती है, ताकत होता है, बल होता है। हाँ भाई चलो, बल होता है, ताकत नहीं होता है। कभी कभी तो तुम्हारा बात मान ले, हमेशा तो कहोगे हमारे सर बात में ना मानते। तो एकता में क्या होता है, बल होता है, ताकत नहीं होता है ना जी। चलिए कोई बात नहीं है। अब आते हैं, इटली का एकीकरण क्या होता है। अंधेरा ना हो रहा है जी? कब हुआ? 24 हो गया, 6:24 है, 6:10 ना, बड़ी टाइम है। इटली का एकीकरण क्या है, तो बोला इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जिवेस्पे मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मतलब एक कार्यक्रम शुरू किया गया, कब, 1830 में। क्यों? जर्मनी में एकीकरण लाने के लिए। और 1830 एवं 1848 के क्रांति विद्रोह असफल हुए और 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। मतलब 1830 और 1848 के दौरान मतलब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। लेकिन को क्या, वो कोई मान नहीं रहा था, तो एक चतुर नीति अपनाया। मतलब इसको कूटनीति कहते हैं, करके क्या कहते हैं, उसको हरा दिया। क्योंकि अब सिंपल बात है कि ये क्या कहते हैं, युद्ध करना है तो छल बल करोगे तब दुनिया में चलोगे। वो कहावत सुने होगे, छल बल कर तब दुनिया में चल। तो बिना कूटनीति कैले अगर क्या कहते हैं नहीं करोगे तो ये समाज इतना ठग है कि आपको ठग लेगा। ऐसा दुनिया आ चुका है कि अगर बुर्बक को अगर क्या कहते हैं पैसा दे देगा, लेकिन तेजवा के पास पैसे नहीं है, तो तुमको मूर्ख बना के तुम्हारे हाथ से कब पैसा ले लेगा पता नहीं चला। एक सुने हो हमारे समाज में चला है कि आपके घर जाता है और आपके घर के सोना ठग के लेके चलाता है ना जी। तो देखो, आप जान रहे हैं कि आता है सोना ठग लेता है, लेकिन फिर भी सोना ठग के लेके चल जा रहा है। एक ही घर में 2-2 3-3 बार ठग के लेके चल जा रहा है और फिर भी मूर्ख बन जा रहा है। तो क्या है, बुद्धि का, दिमाग का कमाल है। आपका सोना है, आपके हाथों से कब वो ले लेता है आपको पता नहीं चले देता है। अब बाद में गेला के बाद रोते रहते हो, क्या तेरी ठग ले गई। अरे ठग लेगी, तुम्हारा लोभ तुमको ठग लिया। अब कोई भी व्यक्ति तभी ठगाता है जब कोई लोभ के वशीभूत आ जाता है, नहीं तो ऐसे वो ठगा नहीं सकता है। उसके बाद आते हैं, वैसे ही था तुम्हारा, यहाँ पर बोला गया